अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर के हवाले से पहले तो जाहिर है कि तमाम शोधा को सलाम, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स जिन्होंने कमाल का ज़ाहिर मुजाहरा किया। लेकिन देखिए, आधा सच और बहुत सारा झूठ अगर मिल जाए तो एक चीज़ जन्म लेती है, जैसे कहते हैं सरकारी सच या सरकारी तारीख़। 6 सितंबर के हवाले से आमतौर पर हमें वही सरकारी सच हम जानते हैं। ये तो बताया जाता है कि दुश्मन ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए लाहौर पर अटैक कर दिया। ये नहीं बताया जाता कि हुआ क्या था। मुख्तसर मैं करके बता देता हूँ। मोहतरमा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, और वो समझ गई थी ज़ाहिर तेवर जो कायद आज़म की वफ़ात के बाद एकदम रंग बदले, और ज़ाहिर है कि उस वक्त ज़माने में मुत्तहिदा अपोजिशन फिर इकट्ठी होकर एक ही रास्ता रह गया था, यानी अयूब खान साहब की आमरीत से निकलने का। वो ये था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मैदान में लाया जाता, और यही मौलाना मौदूदी समेत तमाम अपोजिशन जो है वो मादर मिल्लत के पास जाके दरख्वास्त की उनसे कि आप ही हैं जिनका नाम मुमकिन है कि अयूब खान की आमरीत से हमें बचा सके। तो मौदूदी समेत मैंने आपसे गुजारिश की, जो कि औरत की हुक्मरानी के बड़े ख़िलाफ़ थे। लेकिन बहरहाल वो गए, और उसके बाद फातिमा मादर मिल्लत आई, और उन्होंने ज़ाहिर है कि उनके पास तो अवामी ताकत ही थी, सिविलियन थी वो, और पीर परस्त सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है। मुझे ये बताइए, जहाँ पे मरीम नवाज़ का इसके अलावा कोई तारुफ ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तीसरी नस्ल यानी आज तक वो कब्र से पड़ा हुकूमत कर रहा है, पीर परस्त माशरे में कायद आज़म की सगी बहन हो और लोग उसका साथ ना दें, यानी लोग उनको वोट ना दें। वो मुजीबुर रहमान जो बाद में गद्दार कहलाया, वो ढाका में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था। हमारे एक होते थे सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, वो भी DG खान में मोहतरमा के पोलिंग एजेंट, बड़े फ़ख्र से बताया करते थे वो। खैर, मैं ये बता रहा हूँ कि वो उसके बाद गुजारिश ये है कि उन्होंने जब वो खैर हुआ, रेफरेंडम हुआ, अयूब खान साहब ने, ज़ाहिर है वो मसल पावर थी, सिविलियन बेचारा क्या करे, वो हुआ ये कि मादर मिल्लत हार गई और अयूब खान साहब जीत गए। अब जीत तो वो गए, जिस तरह ये हुकूमत मौजूदा भी शायद आइंदा इलेक्शन भी जीत जाए। जीत तो वो गए, लेकिन ज़ाहिर है कि लान तान गालियाँ बेशुमार, बड़ी मायूसी बंगालियों में, ख़ास तौर पे ईस्ट मशरक़ी पाकिस्तानियों में, कराची में बहुत, यानी एनीवे वो जब वो बहुत ही ज़्यादा जब तनकीद और वो लोगों का दिल बुरा हुआ कि फातिमा जिन्ना हार गई और अयूब खान जो है वो धांधली करके उनसे जीत गया, कायद आज़म की बहन का ही बेड़गरक कर दिया, तो यानी ये सोच भी कोई नहीं सकता था। सच्ची बात है, अपोजिशन में भी कोई नहीं सोच सकता था कि यानी अयूब खान यहाँ तक चला जाएगा कि कायद आज़म की बहन का भी ख्याल नहीं करेगा। लेकिन वो अंग्रेज़ की ज़ाहिर फौज का मुलाजिम था। ये लोग तो बेसिकली भर्ती अंग्रेज़ की फ़ौज में हुए थे, और उस वक्त अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होने का मतलब ही ये था कि आपने अपने जो कहिए कि यानी लोगों के ऊपर हुकूमत करनी है अंग्रेज़ का साथ देते हुए, तो ये बैरल हिस्ट्री थी। तो वो ज़ाहिर कर गया। उसके बाद जब वो बदनामी बड़ी गालियाँ उंगलियाँ पड़ने लगी, तो अब इन्हें ज़ाहिर मशहूर होने का शौक़ हुआ। ये हमारे हर आमिर का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये आ जाते हैं, उसके बाद उनको पॉपुलर होने का शौक़ हो जाता है। तो जब पॉपुलर होने का शौक़ हुआ, तो उसमें फिर ये आइडिया ज़ेर बहस आया कि अगर कश्मीर वाला मामला अगर हम कहीं से फ़ौजें घुसा के कोई कामयाबी वहाँ कर ले, तो लोग जो फातिमा जिन्ना की जो बदली फैली हुई है, तो हमें शायद फील्ड मार्शल बना के हमारी अयूब खान की कोई इज़्ज़त हो जाएगी। वो तो इन्होंने वो इल प्लान्ड, जैसा कारगिल इल प्लान्ड बिल्कुल जूते खाए बाद में, उसी तरह का इल प्लान्ड इन्होंने ऑपरेशन एक जबराल्टर शुरू कर दिया। और कंटीजेंसी प्लान्स तो होते हैं, ज़ाहिर है कि ये सवाल आया उसमें कि अगर ये हम कश्मीर की तरफ से ये अपनी फ़ौजें करेंगे, ऑपरेशन जबराल्टर भेजेंगे, तो इसका जवाब अगर इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो उस वक्त उनका कंसेंसस था, यानी फ़ौजी हमारी और सियासी जो अशराफिया थी और जो टोला था, हुक्मरान टोला, यकीनन उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे, उनका कंसेंसस ये हो गया कि नहीं जी, इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जवाब नहीं देगा, तो वो कश्मीर की झड़प कश्मीर तक ही रहेगी। इन्होंने शुरू कर दिया एक तो ये। अच्छा, उसी वो जो कश्मीर में शुरू हुआ ना जी, उसमें भी यही कारगिल की तरह एयरफोर्स को कोई मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और, बल्कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम है, वो गूगल कीजिएगा, और विकीपीडिया पे भी उसकी थोड़ी बहुत तफसीलात पढ़ी हैं। वैसे तो किताब पढ़नी पड़ेगी, वो आपको मुझे जानता हूँ अच्छी लगती, तो मैं इसलिए ये फिर ये शॉर्टकट्स जो हैं आज के फ़ायदा उठा लीजिए, देख लीजिए ग्रैंड स्लाम क्या था। यहाँ सैंडहर्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है एक ऐसा वाक़या कि एक फ़ौज जा रही थी हमारी, यानी पाकिस्तान आर्मी, सामने जगह ही नहीं है, दुश्मन की फ़ौज ही नहीं है, खाली इलाका पड़ा है, और उसको रोक दिया गया, कमांड की तब्दीली कर दी गई। वजह यह थी कि जो कमांड कर रहा था, तनवीर गालिबन उनका नाम था, तो पाकिस्तान टाइम्स उस ज़माने का एक अखबार था, उसने हेडलाइन लगा दी कि उनका नाम लेके जो कमांड कर रहा था हमारे ट्रूप्स के, तनवीर गालिबन उनका नाम था, कि वो स्मैशेस थ्रू दी एनिमीज़ हार्ट।
तो वो जब ये लगी तो वो यूब खान साहब, वो जाहिर है कि वो उन्होंने कहा कि हीरो तो हमने बनना था, ये जूनियर अफसर जो है ये क्रेडिट उसको जा रहा है, तो उसको वापस बुलाओ। तो उसको वापस बुलाया, वापस बुला के GHQ से नया ब्रिगेडियर भेजा, याया खान। ये वही याया खान था जो बाद में इसने फिर यानी वो काम ही सारा ख़त्म कर दिया। तो ये जाके वहाँ पे इसने वो कमांड संभाली। 22 या 24 घंटे गुजर गए। उतनी देर में यानी पेशकदमी करती हुई, यानी सामने इंडिया भारतीय फौज वहाँ थी ही नहीं, उनको मौका मिल गया, वो आके उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली। और फिर अब तो ये था बेसिकली वो एक पॉलिटिकल इल एडवेंचर, मिस एडवेंचर, इंतहाई यानी बोगस प्लान, जिसका ये तक एयरफोर्स को नहीं पता, मतलब है आपकी अपनी फोर्सेस को नहीं पता, और ऑपरेशन कर दिया। आगे से जूते पड़े, और जहां से हम मतलब है जीत रहे थे, अंदाजा लगाएं कि वो भी पॉलिटिकल यानी ऑपरेशन ग्रैंड सलाम में वो भी वापस हो गया। एनीवे खैर जवाब आया लाहौर में। अब वो सलाम उन ज़ाहिर है शोहदा को जो अनप्रिपेयर्ड थे, यानी वो एकदम उनके ऊपर पड़ी है। आप देखें जनरल साहब के पॉलिटिकल एडवेंचर नीचे फौज कैसे भुगत रही है, एयरफोर्स कैसे भुगत रही है। तो पॉलिटिकल एडवेंचर की वजह क्या? फातिमा जना को हराया धांधली करके, मशहूर होने के लिए पंगा लिया गलत लिया, फिर जूते खाए, ताशकंद करना पड़ा जाके। तो मतलब है चीन ने भी बाद में यही कहा कि ये करने की जरूरत क्या थी। 17 दिन की आपकी ये जंग रही, उसमें ये आपने हासिल क्या किया? वही खड़े हैं जहां। अच्छा, एक चीज जो बहुत छुपाई और दबाई जाती है, बहुत छुपाई दबाई जाती है। आपने कभी सुना कि 6 सितंबर को लाहौर को बचाते हुए हमारे मशरकी पाकिस्तान के और बंगाली जो थे वो शहीद हुए? इल्म में है? कभी किसी ने बताया? स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, कभी किसी मीडिया पे सुना हो, किसी शो पे सुना हो, किसी को देखा? लाहौर के जो एयरपोर्ट है पुराना, उसके पास आज भी एक कब्रिस्तान है जहां वो ईस्ट बंगाल टाइगर्स के नाम से एक कब्रिस्तान, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री तलाश के नाम से मैं करता था, मैंने वो बड़ी तफसील से वो दिखाई भी है, मुमकिन है यूट्यूब पे कहीं पढ़ा हो। तो उनका नाम ही नहीं लिया जाता, बताया नहीं, इसलिए कि वो लोग जो मुक्ति बाहिनी के बाद में सरकर्दा लीडर बने, वो सिर्फ 3-4 साल पहले लाहौर में यानी वो इंडियन फौजियों से लड़ रहे थे, और उनके साथी शहीद हुए जो लाहौर में आज भी दफन है, जिनका हम नाम नहीं लेते। और वो जो बचे वही बाद में फिर मुक्ति बाहिनी बना के, यानी जिस फौज के साथ लड़ रहे थे वो उसी के साथ मशरकी पाकिस्तान में, यानी जिस फौज के शाना बशाना वो इंडियन फौज से लड़ रहे थे, चंद साल बाद 2 या 3 साल के बाद वो मशरकी पाकिस्तान में अपनी साहब का फौज से लड़ रहे थे। ये सिर्फ सियासी ब्लंडर्स थे, इसमें ना तो फौजी हिकमत अमली का कोई सवाल पैदा होता है, ना इसमें फौजी कोई ऑपरेशन यानी वो जो लोग कर रहे थे, ये सब ऊपर पॉलिटिक्स हो रही थी। जब वो आदमी ऐसा जनरल साहब जब पॉलिटिक्स करेंगे जो कि उनका काम नहीं है, तो फिर उस पॉलिटिक्स के नतीजे फिर निकलेंगे। तो ये है 6 सितंबर बुनियादी तौर पे हमारा पंगा था इंडिया के साथ। पंगा हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने मादरे मिल्लत को धांधली करके हराया था। अगर वो धांधली ना होती, अगर मादरे मिल्लत जायज़ तौर पे उनके वोट का इज्जत, अगर वोट को इज्जत दी जाती, अब आप कहेंगे कि मैंने नवाज शरीफ से कोई वो यानी अवाम के वोट, नवाज शरीफ तो खैर बेसिकली खुद यानी वोट की बेइज्जती करके आए हैं। ताकत में जो आए हैं नवाज शरीफ, मैं ये वजाहत करता चलूं कि वो वोट की ताकत की बेइज्जती करके आए हैं एक आमिर के साथ मिलके। खुद जूते पड़े बाद में, एक दफा नहीं 3 दफा जूते पड़े हैं, तो अब समझ आइए कहते हैं वोट को इज्जत दो। ठीक हो गया? तो ये मामला उस वक्त से चल रहा। तो अगर फातिमा जिन्ना उस वक्त अगर अवाम की वोट को इज्जत दी जाती, फातिमा जिन्ना को इक़्तिदार दे दिया जाता, तो ना ये 65 का ये जंग का पंगा होता, ना ये मुआहदे ताशकंद करने पड़ते, ना ही मशरकी पाकिस्तान उस तरह से यानी मुमकिन है हमारे साथ आज तक होता। और परफेक्ट सैंडविच आप देखें, न्यूक्लियर आ गया था इधर यानी वेस्ट पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान, दरमियान में इंडिया, परफेक्ट सैंडविच न्यूक्लियर। अगर आप सोचें ना, हमारे पास न्यूक्लियर बाद में आ गया था, अगर हमारे वहाँ भी होते, इधर भी होते, वो भी नाकाबिल तस्खीर हो चुका होता। लेकिन बहरहाल हमारे पोलिटिकल ब्लंडर्स तो वो गया जी। अच्छा, मादरे मिल्लत अगर जीत जाती तो मेरा ये यकीन है कि 65 की जंग का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ना होती, और मशरकी पाकिस्तान भी शायद हमारे साथ रहता, अब तक होता, और बड़ी हम ताकत बन चुके होते। और तीसरी बात कि अगर हम बिलफर्ज महाल चलिए कह लीजिए कि मशरकी पाकिस्तान ने अलहदा होना भी था, तो इस तलखी और इस अजाब से ना होता कि आज 50 साल हो गए हैं। इस साल मार्च में उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली मनाई है, लेकिन वो ज़हर इतना है कि आप मतलब है कि हम सलाम दुआ के काबिल नहीं रह गए हैं। ज़ाहिर है कि जितना वहाँ पे जुल्म है, और जितना फिर ज़ाहिर है कि वो फिर अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन देनी है, उनको अपने नज़रिए चाहिए। नज़रिया बांग्लादेश उनको भी तो चाहिए ना कि पाकिस्तान से अलहदा होकर कितना उन्होंने कमाल किया। तो अब तो अपनी मर्ज़ी की तारीख वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नतीजा ये है कि नफ़रत उनकी हमसे, आप देख लीजिए क्या है। तो ये है बेसिकली 6 सितंबर के हवाले से बात ख़त्म करता हूँ। यकीनन सलाम उन तमाम शहदा को
जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, टैंकों के नीचे बम बांध के उन्होंने अपनी जानें दी। एयरफोर्स के तमाम पायलट्स और तमाम उन लोगों को सलाम जिनके सर पे पड़ गई आके, उनको मालूम भी नहीं था, तैयार नहीं थे, उन्होंने अपनी शहादतें भी दी और जिगर से लड़े और कमाल की उन्होंने हमें हमारी इज़्ज़त बचाई। और वो तमाम लोग जो हैं ज़ाहिर है उनको तो सलाम है। लेकिन ये कि अयूब खान और उनके सियासी टोला, आप जानते हैं मज़े की बात कि मुल्क पूरा जो है वो अलहदगी के बीच पड़ गए। मशरक़ी पाकिस्तानियों को पहली बार पता चला 65 की जंग के बाद कि हमें तो बचाने के लिए भी कोई दिलचस्पी इस्लामाबाद पिंडी में है ही नहीं, हम तो बिल्कुल इंडिया के रहमो करम पे पड़े हुए हैं। ये पहली मरतबा उनको 65 की जंग में एहसास हुआ था। तो ये जो है मतलब कहिए आपके ये फ़ौजी, ये जो इनका कहिए जब आते हैं सियासत में जर्नैल, तो फिर वो जो हाल करते हैं वो ये मतलब उसका ये एक सानेहा बेसिकली है। 6 सितंबर ना तो किसी को सज़ा मिली कि ये ब्लंडर जो है ये क्यों हुआ, किसी ज़िम्मेदार को कोई, मेरे इल्म में तो कोई सज़ा नहीं, आपके इल्म में हो तो बताइएगा। ना ही किसी उस बंदे को, मेरे मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने ये प्लान किया था, उन्होंने ये मतलब ये तो प्रोफेशनल एक इंतहाई जैसे कहना चाहिए इनकॉम्पिटेंसी है कि आप ये सोच नहीं रहे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर अटैक कर देगा तो हम क्या करेंगे। यानी किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया कि एयरफोर्स को आपने क्यों नहीं एतमाद में लिया। और यही कारगिल में हुआ। अगर ये एहतसाब उस वक्त हो जाते, अगर ये सिविलियन कंट्रोल होता कोई, और उसके बाद अयूब खान को यानी अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इन तमाम लोगों के कोर्ट मार्शल होता, ये जेलों में जाते, इनकी सर्विसेज जाती और इनके साथ वो सलूक होता जिसके ये मुस्तहिक हैं, तो फिर कारगिल की नौबत ना आती। लेकिन ज़ाहिर है कि न तब कुछ हुआ, ना मुशर्रफ साहब का कुछ हो पाया, कारगिल भी हुआ, हम फिर हार गए और आज भी हारे हुए हैं। ये जो ये मैं इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। अफ़गानी अगर आप उस फ़तह पे शादियाने बजाना चाहते हैं तो बिल्कुल बजाइए, लेकिन आज चूँकि 6 सितंबर है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमें इंडिया के साथ ना तो जंगों की नौबत आती और हम कहीं ज़्यादा इज़्ज़त के साथ बैठे होते हमारी यानी उनके यानी मामला कहीं यानी। लेकिन ये कि ये जो जज्बाती हुब्बुल वतनी जब आती है और हुनर होता नहीं, रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती, दुनिया पागल है। ये अपना यहाँ के यूरोप के और अमेरिका के लोग, यार इनकी मुझे बताएं अमेरिका की फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर दुनिया में कौन सी फ़ौज है? क्या वो अमेरिका पे हुकूमत कर रही है? वो इसलिए ताकतवर फ़ौज है क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं। बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स में वो आते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, अपना एक वेट रखते हैं जो कि नॉर्मल कंट्रीज़ में होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो ओवरराइड करके सिविलियन सुपरमेसी को पीछे हटा के खुद ही सामने आ जाते हैं। अभी आपके ख्याल में अफगानिस्तान से जो विड्रॉल हुआ है ये पेंटागन की ख्वाहिश थी? ये वहाँ के जनरल कह रहे थे, जनरल तो खड़े हो गए थे यानी ओबामा के दौर से, यानी इसके ये ट्रंप के दौर से वो तो रेजिस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं, लेकिन वो सिविलियन लीडरशिप थी। जो बाइडन आया उसने स्पीड अप कराया, जनरल उसके नहीं मान रहे थे लेकिन उसने ड्रॉ करवा दी। तो ये होती है सिविलियन लीडरशिप। हमारे यहाँ दूर दूर तक इसका कोई चांस नहीं है। हमारा लाज 6 सितंबर से रखते हैं और बस ये बस आपको तारीख थोड़ी सी बतानी थी कि यौम दिफा बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे अपने पंगों का नतीजा है और हासिल हम इस तरह के एडवेंचर से कभी कुछ भी नहीं कर पाए। अपना अलबत्ता आधा मुल्क वहाँ बैठे, जो बाकी रह गया वहाँ पे आग और बारूद और मनशियात और धमाके और जो भी इकॉनमी को रौनक उससे लेके अब तक लगी है, वॉर के दौर में ही लगी। वॉर ख़त्म नॉन भी ठोस। बहरहाल कभी ना कभी मुमकिन है कि कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए पाकिस्तान में जिसमें मुमकिन है। हमारी ज़िंदगी में तो नहीं नज़र आता अगले 20 से 30 सालों तक, लेकिन उसके बाद मुमकिन है हो जाए। वैसे दुआ ही कर सकते हैं ना जी, और क्या करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।